सोचिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मुद्दा सामने आ गया है जिसने सिर्फ राजनीतिक दलों को ही नहीं बल्कि करोड़ों मतदाताओं की नजरें भी अपनी तरफ खींच ली हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या किसके साथ जाएगी। असली सवाल यह है कि मायावती आखिर किस बड़े राजनीतिक संदेश के साथ मैदान तैयार कर रही हैं। और इस पूरी रणनीति की शुरुआत जिस मुद्दे से होती दिखाई दे रही है वह है आरक्षण। मायावती ने आरक्षण को लेकर जिस तरह अपनी बात रखी है उसे केवल एक सामान्य राजनीतिक बयान मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुजन राजनीति में आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों या शिक्षा में अवसर का सवाल नहीं है। यह प्रतिनिधित्व, अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यही वजह है कि जब मायावती आरक्षण की बात करती हैं तो उसका राजनीतिक असर उत्तर प्रदेश से कहीं आगे तक महसूस किया जाता है। अब जरा तस्वीर को समझिए। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर दिखाई देता है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और सामाजिक समीकरणों पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने पीढ़ियों यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस भी अपने राजनीतिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रही है। ऐसे समय में मायावती ने अगर आरक्षण और सामाजिक न्याय को फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रखा है तो यह बसपा के लिए आने वाले चुनाव की वैचारिक दिशा का संकेत माना जा सकता है, क्योंकि बसपा की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से यही रही है कि वह दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित तबकों के अधिकारों की राजनीति को सीधे अपने राजनीतिक एजेंडे से जोड़ती रही है। मायावती का संदेश यह हो सकता है कि आने वाले चुनाव में बसपा केवल सत्ता हासिल करने की बात नहीं करेगी, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों के सवाल को भी अपने अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाएगी। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अगर आरक्षण का मुद्दा बसपा की 2027 की रणनीति का एक महत्वपूर्ण आधार बनता है तो अगला सवाल है मायावती इसे किस तरह नए मतदाताओं तक पहुंचाएंगी, क्योंकि आज का मतदाता 2007 के मतदाता से अलग है। आज उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं। पहली बार मतदान करने वाली नई पीढ़ी है। सोशल मीडिया पर सक्रिय जिंजर है। मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए राजनीति को समझने वाली पीढ़ी है। यही वह वर्ग है जिसे बसपा अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। और शायद यही वजह है कि बसपा के सामने सबसे बड़ा सवाल अब केवल यह नहीं है कि उसका पारंपरिक वोट बैंक कितना मजबूत है। सवाल यह है कि क्या बसपा अपनी पुरानी सामाजिक ताकत को नए युवा मतदाताओं के साथ जोड़ सकती है। मायावती के सामने यही सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। एक तरफ उनका वर्षों पुराना राजनीतिक अनुभव है, दूसरी तरफ बदलती हुई चुनावी राजनीति। एक तरफ पार्टी का मजबूत कैडर और बहुजन आंदोलन की विरासत है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार और युवा नेतृत्व की बढ़ती भूमिका। इसी संदर्भ में आकाश आनंद का नाम भी बार बार चर्चा में आता है। आकाश आनंद को लेकर पार्टी और समर्थकों के बीच लंबे समय से यह चर्चा रही है कि आने वाले समय में उन्हें किस भूमिका में आगे लाया जाएगा। अगर बसपा युवाओं और जीनजी को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाती है तो स्वाभाविक रूप से एक युवा चेहरे की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन यहां भी एक बात समझना जरूरी है, किसी युवा चेहरे को आगे लाना और पूरी पार्टी की राजनीतिक दिशा बदल देना दो अलग अलग चीजें हैं। बसपा की अंतिम राजनीतिक दिशा और रणनीतिक निर्णय मायावती के नेतृत्व से ही जुड़े रहेंगे। इसीलिए अगर आकाश आनंद को फिर से अधिक सक्रिय भूमिका मिलती है तो इसे मायावती की जगह किसी और नेतृत्व के तौर पर नहीं बल्कि पार्टी के विस्तार और नई पीढ़ी तक पहुंच बनाने की रणनीति के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा। मायावती के सामने आज सबसे बड़ा सवाल है बहुजन आंदोलन की पुरानी राजनीतिक भाषा को नई पीढ़ी की भाषा में कैसे बदला जाए, क्योंकि आज का युवा केवल जातीय पहचान के आधार पर वोट करने के बजाय रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों, महंगाई, डिजिटल अवसर, सुरक्षा, महिला सम्मान और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय बनाता है। यही कारण है कि बसपा की 2027 की रणनीति में महिला, युवा और लाभार्थी मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का वोट किसी भी चुनाव का परिणाम बदल सकता है।
पिछले कुछ चुनावों में महिला मतदाताओं की राजनीतिक भागीदारी लगातार चर्चा में रही है। ऐसे में अगर बसपा महिलाओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ दोबारा मजबूत करना चाहती है तो उसे सिर्फ सामाजिक न्याय की बात नहीं करनी होगी, बल्कि महिलाओं की रोजमर्रा की समस्याओं को भी अपने अभियान से जोड़ना होगा। रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, महंगाई, स्वास्थ्य, राशन, आवास, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ, ये सारे मुद्दे अब चुनावी राजनीति का हिस्सा हैं। यानी आने वाले समय में बसपा के सामने एक बड़ा अवसर भी है और बड़ी चुनौती भी। अवसर इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो किसी एक पार्टी के स्थायी मतदाता नहीं हैं। चुनौती इसलिए क्योंकि इन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बसपा को संगठन, संदेश और प्रचार तीनों स्तर पर सक्रिय होना पड़ेगा। यहीं से बसपा की बूथ स्तर की तैयारी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी विधानसभा चुनाव में बड़ी राजनीतिक घोषणा तभी जमीन पर असर पैदा करती है जब उसके पीछे बूथ स्तर का मजबूत संगठन हो। अगर बसपा 2027 में प्रभावी प्रदर्शन करना चाहती है तो उसे हर विधानसभा क्षेत्र में अपने पुराने कैडर को सक्रिय करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और स्थानीय स्तर पर मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने की जरूरत होगी। मायावती लंबे समय से संगठन को मजबूत करने की बात करती रही है, लेकिन 2027 की चुनौती पहले के चुनावों से अलग है। अब केवल पुराने संगठन के भरोसे चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। बूथ कमेटियां, सोशल मीडिया नेटवर्क, युवा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर लगातार जनसंपर्क, इन सबको एक साथ जोड़ना होगा। और अगर बसपा यह काम करती है तो उसके सामने एक नई राजनीतिक संभावना पैदा हो सकती है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी? यह सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा वाले सवालों में से एक बन चुका है। मायावती की राजनीति को देखने वाले जानते हैं कि बसपा ने अलग अलग चुनावों में अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन 2027 के चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होगा कि वह अपने संगठन और वोट आधार को किस तरह इस्तेमाल करती है। अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे अपने दम पर हर सीट पर संगठनात्मक ताकत दिखानी होगी। इसके फायदे भी हैं। पार्टी अपने उम्मीदवारों और एजेंडे पर पूरा नियंत्रण रख सकती है और किसी सहयोगी दल के साथ सीट बंटवारे की मजबूरी नहीं होगी, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर दूसरी तरफ गठबंधन की संभावना बनती है तो सवाल उठेगा कि गठबंधन में बसपा को कितना राजनीतिक स्पेस मिलेगा और क्या वह अपने मूल वोट आधार को बनाए रखते हुए दूसरे सामाजिक समूहों तक पहुंच बना पाएगी। यानी मायावती के सामने 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, यह राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक पुनर्निर्माण का भी चुनाव है। और आरक्षण का मुद्दा इसी बड़े राजनीतिक नैरेटिव का एक हिस्सा बन सकता है। मायावती यदि आरक्षण, संविधान और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखती है तो इसका सीधा संदेश उन वर्गों तक जा सकता है जो इन मुद्दों को अपनी सामाजिक सुरक्षा और भविष्य से जोड़कर देखते हैं। लेकिन बसपा को यह भी ध्यान रखना होगा कि आज के युवा मतदाता को केवल राजनीतिक भाषण नहीं चाहिए। वह सवाल पूछता है, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? नौकरी कहां मिलेगी? प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता कैसे आएगी? सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा? निजी क्षेत्र में अवसर कैसे बढ़ेंगे? महिलाओं के लिए रोजगार और सुरक्षा की क्या गारंटी होगी? यही वह जगह है जहां बसपा को अपने पुराने सामाजिक न्याय के एजेंडे को नए आर्थिक और युवा मुद्दों के साथ जोड़ना होगा। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी का संदेश सिर्फ पारंपरिक बहुजन मतदाताओं तक सीमित नहीं रहेगा और यही 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी हो सकती है। मायावती की राजनीति को लंबे समय से एक ऐसे नेतृत्व के रूप में देखा जाता है जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसका कोर वोट आधार और संगठनात्मक अनुशासन रहा है। लेकिन बदलते दौर में राजनीति केवल रैलियों से नहीं चलती। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म भी राजनीतिक संवाद का बड़ा माध्यम बन चुके हैं।